नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम न्यूज पर अपनी खास पेशकश लेकर हाजिर है। मैं हूं अमित सिंह। आज बात यूपी की कर रहे हैं। जी हां, यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए चर्चाएं तेज हैं, जहां केशव प्रसाद मौर्य का नाम फिर से सामने आ रहा है। अमित शाह और राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकातों की अटकलों को हवा दी गई कि उन्हें दोबारा यह जिम्मेदारी मिल सकती है। चर्चा है कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। सूत्रों की माने तो बीजेपी अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। चर्चा यह भी जोरों पर है कि यूपी के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और मौजूदा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दोबारा प्रदेश की कमान सौंपी जा सकती है। हालांकि इसका फैसला बीजेपी नेतृत्व यानी आला कमान करेगा। वहीं बीजेपी केशव मौर्य को संगठन में भेजकर मुख्यमंत्री चेहरे के लिए योगी आदित्यनाथ का रास्ता साफ कर देगी। इस तरह बीजेपी एक तीर से दो निशाने साधने में कामयाब हो जाएगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी में ओबीसी समुदाय का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। प्रदेश में पिछड़े वर्ग की बड़ी आबादी है और पार्टी को 2017 और 2019 में इस वर्ग से भरपूर समर्थन भी मिला था। ऐसे में जब समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले के जरिए बीजेपी के ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर रही है, तब केशव प्रसाद मौर्य को सामने लाकर बीजेपी पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी को साधने की रणनीति पर काम कर सकती है। इससे पहले कि हम डिबेट की शुरुआत करें, जरा सुनिए केशव प्रसाद मौर्य ने अपने संदेश में क्या कुछ कहा है। लेकिन आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये सत्ता वियोग में बेचैन, समाज में विश्वमन करने वाली समाजवादी पार्टी को 2027 में समाप्तवादी पार्टी बनाने का जिम्मा आप सबके कंधे पर है और आप सबकी ताकत कम नहीं है। हम इसी उत्तर प्रदेश के अंदर 73 लोकसभा सीटें जीत चुके हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए, श्री अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए और 2017 के विधानसभा चुनाव में इसी उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए, सपा और कांग्रेस के गठबंधन रहते हुए 325 विधानसभा सीटें जीत चुके। तो 17 को 27 में दोहराना है। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है यूपी के, लेकिन उन्हें अब संगठन के अंदर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसी खबरें यूपी के सियासी गलियारों में चल रही हैं। ओबीसी चेहरा अगर बात करें यूपी में, तो इस वक्त बीजेपी के पास केशव प्रसाद मौर्य से बड़ा कोई ओबीसी चेहरा नहीं है और अखिलेश यादव की पीडीए वाली जो रणनीति है उसे काटने के लिए बहुत मुफीद बैठते दिखाई दे रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है जो यूपी की सियासत की जो इनसाइड स्टोरी है उसे खंगालने और समझाने की कोशिश करेगा। स्वागत कीजिए अमरदीप त्रिपाठी का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अमर जी बहुत बहुत स्वागत है। यश भारती मेरे साथ है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। यश भारती जी, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। राज शर्मा मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। राज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव कौशिक जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ही इज ए सीनियर जर्नलिस्ट। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अमरदीप त्रिपाठी के पास जा रहा हूं। शायद यश भारती जी से मेरा फोन कनेक्ट नहीं है। यश भारती जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यश भारती नहीं, वो कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, मैं अमरदीप त्रिपाठी के पास जा रहा हूं। अमरदीप, सबसे अहम बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, बड़ा ओबीसी चेहरा है यूपी में, और अखिलेश यादव लगातार पीडीए वाली रणनीति को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे में अगर पार्टी उन्हें प्रदेश की कमान देती है तो 2017 में बीजेपी प्रचंड बहुमत से आई थी, ये रिपीट हो सकता है। अमरदीप त्रिपाठी। देखिए अमित भाई, भारतीय जनता पार्टी के पास में एक बहुत बड़ा विकास का विजन है और वहीं पर विपक्ष में समाजवादी पार्टी के पास एक भ्रम फैलाने वाला बहुत बड़ा मिशन है। ये दोनों चीजें दोनों पार्टियों में स्पष्ट है। रही बात जो है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी कभी किसी को परिवार देखकर या पैसा देखकर किसी को बड़ा पद नहीं देती है। कार्यकर्ता के परिश्रम के अनुसार ही पद दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी में। और केशव प्रसाद मौर्य जी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और संगठन के बड़े लीडर हैं जी, और उत्तर प्रदेश के भी बहुत बड़े लीडर हैं। और आप लोगों ने देखा होगा 2016 में जब पार्टी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी को, तो 2017 में जिस प्रकार से ओबीसी समाज के बहुत बड़े वर्ग को जोड़ने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के साथ किया था, उसके बाद ही आप लोगों ने देखा था समाजवादी पार्टी सपा और बसपा का न्यू हिल गया था। तो आज बहुत बड़ा समाज ओबीसी वर्ग का जो है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर जो है विकास की नीतियों को जो है
फॉलो कर रहा है, चल रहा है, तो केशव प्रसाद मौर्य जी को अगर कमान मिलती है तो निश्चित रूप से बहुत बेहतर होगा। और 2027 में निश्चित रूप से 2017 वाला जो माहौल प्रदेश की जनता ने देखा था, प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया था, निश्चित रूप से 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता के साथ साथ ओबीसी समाज का जो बहुत बड़ा तकबा है वो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का कार्य करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और केशव प्रसाद मौर्य जी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कृष्ण है, क्योंकि बड़ी बैलेंसिंग राजनीति करते हैं, सभी लोगों को जोड़ के चलने का कार्य करते हैं, सभी समाज की बात करते हैं, और संगठन में उनकी एक बहुत मजबूत पकड़ भी है। और वहीं पर जहां पर समाजवादी पार्टी पीडीए का झूठा नारा देती है, सिर्फ पर्सनल डेवलपमेंट की बात तो अमरदीप फाइनल हो गया है ना नाम? अमरदीप नाम फाइनल हो गया है ना? ये भी बता ही दीजिए, जब इतनी सारी चीजें हम लोग कर ही रहे, नाम फाइनल हो गया तो मैं चलवा देता हूं अभी इसी वक्त। नाम फाइनल हो गया है क्या? अभी हम अभी जो है आधिकारिक बयान इसको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि माननीय रक्षा मंत्री जी स्वयं 11 बजे लखनऊ आ चुके हैं, लेकिन अभी मुलाकात मतलब राजनाथ सिंह जी अनाउंस करने वाले हैं आज, ये मतलब ये मैं समझ लो। अभी तक मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि ठीक है अमरदीप, 11 बजे आए थे, हमको मिलना था, अभी आपके डिबेट के बाद शायद मुलाकात हो। ठीक है, मैं यश भारती जी के पास जा रहा हूँ। अभी तक नहीं आया है। ठीक है अमरदीप जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। राज शर्मा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। यश भारती जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एम आई ऑडिबल? मैं सुन पा रहा हूँ। ठीक है यश भारती जी, केशव प्रसाद मौर्य की ताजपोशी की खबरें उत्तर प्रदेश में बिल्कुल चरम पर हैं। ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले उनको प्रदेश की कमान दी जाती है, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आती है। एक बार फिर से ऐसी खबरें हैं, ऐसे इम्कान अंदाजे लग रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को शायद अब संगठन में एक बड़ा पद मिलने वाला है। ये पीडीए की काट के लिए ऐसा किया जा रहा है, यानी आपका जो पीडीए वाला फॉर्मूला है बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती था, शायद इसीलिए विधानसभा चुनाव से कुछ वक्त पहले अब तब्दीलियां हो रही हैं संगठन के अंदर। यश भारती, ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसको अध्यक्ष बनाएगी, क्यों बनाएगी, कैसे बनाएगी, कब बनाएगी, ये उनका एक अंदरूनी मामला है। लेकिन जब आप चर्चा में शामिल करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि 10 महीने 12 महीने ये रेलगाड़ी आखिर लेट चल क्यों रही है, इतना समय लग क्यों रहा है। संगठन की दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी, मजबूत संगठन, अनुशासित संगठन की दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी को इतना समय क्यों लग रहा है। और मध्य प्रदेश के अंदर परिवारवाद, जिसका परिवारवाद का विरोध करती है भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश के अंदर हेमंत खंडेलवाल जी को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जिनके पिता भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, उनको चुनाव करने के लिए चुनाव अधिकारी बनाया उन्होंने विवेक शेजवलकर जी को। विवेक शेजवलकर जी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के बड़े नेता रहे। बाहर से प्रभारी के रूप में बना के भेजा धर्मेंद्र प्रधान जी को। धर्मेंद्र प्रधान जी भारतीय जनता पार्टी के, उनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे। तो ये परिवारवाद से परिवारवाद को चुनने वाली पार्टी परिवारवाद का विरोध करती है। संगठन की दुहाई करने वाली पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपना प्रदेश अध्यक्ष चुनने में इतना लंबा समय लगा रही है। आखिर ये टकराहट क्या है? क्या डर है किसी को बनाने में और क्या डर है किसी को हटाने में? आपने जो सवाल किया, केशव प्रसाद मौर्य जी 17 में थे, बहुत अच्छा बहुमत मिला। अरे भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरा प्रचारित कर दिया था कि केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, पर मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया, उनको डिप्टी सीएम जरूर बना दिया। और डिप्टी सीएम बना करके कुर्सी नहीं थी, स्टूल थमा दिया। और स्टूल का बदला पीडीए समाज ने जरूर ले लिया। 24 में आकर के जब समझ में आया कि 22 में भी कुर्सी नहीं मिलेगी, 22 में भी स्टूल ही मिलेगा जी, अब चाहे आप उनको राष्ट्रपति बना दे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे या प्रदेश अध्यक्ष बना दे, उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि पीडीए के वोट को ठगने का काम, लूटने का काम और पीटने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कर रही है। और देखिए सरकार कैसी चल रही है। नंद कुमार नंदी जी क्या कह रहे हैं? मेरे अधिकारी नहीं सुन रहे। बांदा का जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील कुमार पटेल जी सदर विधायक द्विवेदी जी पे आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी हस्ताक्षर करके पैसा निकाल लिया है, सरकारी योजना चला रहे हैं। तो पूरा, और एक अधिकारी डीएम के खिलाफ प्रेस वार्ता कर रहा है भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर। तो भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार
भ्रष्ट संगठन का मुखिया कोई भी हो जाए, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ठीक है, अमरदीप आप रिप्लाई करें, उसके बाद मैं कांग्रेस के पास जा रहा हूं। अमरदीप। देखिए अमित भाई जी, समाजवादी पार्टी के लोग किस प्रकार से अफवाह फैलाने का कार्य कर रहे थे केशव प्रसाद मौर्य जी को लेकर, वो पूरा प्रदेश जानता है। लेकिन आज वही समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर बात कर रहे हैं, विवाद की बातें कर रहे हैं। यही समाजवादी पार्टी जब अखिलेश यादव 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, पैरेलल दो मुख्यमंत्री और चला करते थे। एक चाचा जी चला करते थे, एक आजम खान जी चला करते थे, और समाजवादी पार्टी में कोई किसी का नहीं सुनता था। अखिलेश यादव देना है भाई, समाजवादी पार्टी पे नहीं देना है जवाब अपना देना है। नंद कुमार नंदी जी के अधिकारी सुन नहीं रहे, थोड़ा अधिकार दे दीजिए भाई, कि अधिकारी सुनने लगे उनको। सरकार उत्तर प्रदेश में है और केशव प्रसाद मौर्य जी बहुत मजबूत लेवल के नेता है और ओबीसी समाज से आते हैं। निश्चित रूप से ओबीसी समाज को जोड़ने का कार्य किया है और उनको प्रदेश अध्यक्ष अगर बनाते हैं 2016 में बनाया था, उसका परिणाम जो है भारतीय जनता पार्टी को बहुत बढ़ चढ़ के मिला था। और 2027 में भी अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से प्रचंड रूप से ये जो पीडीए का समाजवादी पार्टी का दपोल संघ है, ये समाप्त हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड रूप से सरकार बनाने का कार्य करेगी। ठीक है, राज शर्मा के पास जा रहा हूं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। राज शर्मा जी, उत्तर प्रदेश का जो चुनावी महाभारत है, केशव प्रसाद मौर्य उसके कृष्ण बनते दिखाई दे रहे हैं। अब कृष्ण की भूमिका महाभारत में क्या थी आप जानते हैं, वरिष्ठ हैं, आपको सब पता है। लेकिन समाजवादी पार्टी का पीडीए कांग्रेस गठबंधन में यूपी में है, महागठबंधन बनाकर आप लोग साथ में चुनाव लड़ने की योजना पर काम कर रहे हैं। ये केशव प्रसाद मौर्य कहीं खेल बिगाड़ने तो नहीं जा रहे? 27 में विधानसभा चुनाव है, क्या कांग्रेस को इसे लेकर कोई उहापोह की स्थिति है? आपको लगता है कि सब नॉर्मल है यार, ये तो बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता? राज जी। अमित भाई मैं सबसे पहले तो अमरदीप भाई का एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। जी जी। जिस तरह से ये अपना बखान हेडमास्टर की तरह कर रहे थे कि प्रचंड बहुमत आएगा, पहले तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ, जो प्रचंड प्राकृतिक आपदा आई हुई है और उससे भी बड़ा जो मेरे प्रदेश में ये नेचुरल प्राकृतिक है जो आपदा है, उससे भी बड़ी आपदा सरकार बन के बैठी है। इससे देश को कब निजात मिलेगा? चलिए आ जाते हैं जरा अमरदीप भाई, जरा ये बता दो, ये केशव मौर्य जी ने ओबीसी के लिए क्या किया बताइए। और एक बात और है, ये अभी पिछला चुनाव हारे, सत्ता आपकी थी, कद तो है नेता का, मैं इस बात को कहूंगा, कद तो है, वो साठ-गांठ लेन देन कर लेते हैं बड़े नेताओं से, तो वो बड़े नेता हैं। अरे राजनीति भी तो करते हैं राज शर्मा। अरे ना भाई एक और बात, मेरी बात सुनिए जी राज भाई। ठीक है, मैं दावे के संग कहता हूं उन्हें, बताइए। हाँ। अगर मेरी बात को झूठ कह दे सीने पे हाथ रखवा दूंगा। अगर अमित शाह जी ने कहा मेरे मित्र हैं, वो मित्र शब्द कितने रुपए का बैठा होगा? अरे शिष्टाचार है भाई, दोनों आरएसएस में साथ में काम कर चुके हैं, शिष्टाचार है। गुजरात में बहुत वक्त तक केशव प्रसाद मौर्य रहे हैं, ये तो शिष्टाचार है भाई। आप मेरे वरिष्ठ हैं तो मैं आपको मित्र ही तो बताऊंगा ना, आपके साथ। अरे मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। जी अंदर वाली बात बताइए जी। ठीक है, आप पर्दा रख सकते हो इनके ऊपर, क्योंकि एक शिष्टाचार। अरे मैं क्यों रखूंगा पर्दा? हाँ, अच्छा तीसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, प्रदेश की नहीं देश की भी जनता भारतीय जनता पार्टी की असलियत, इनके अंदर जो नाग की तरह फन पल रहा है, देश के आने वाले नौनियाल प्रदेश, देश बोल तो प्रदेश भी है, नौनियालों के लिए वो जान चुकी है। मुझे इसमें कोई संकोच नहीं ये कहने पर कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2017 में और 2014 में केंद्र में लोगों ने बड़े प्यार से चुना था, इस पे कोई डिनाई नहीं हो सकता। फिर क्या हुआ, 5 साल के बाद ये फिर इन्होंने गड़बड़ जाड़ा कर दिया, गड़बड़ जाला, कहीं किसी को मरवा दिया, वो कर दिया, तो लोगों को लगा कि इन्हें 5 साल और दे दो, 10 साल बहुत होते हैं। तीसरी बार में इनका ग्राफ घट गया और मैं दावे के संग कहता हूं, मुझे ये भी कहने पे संकोच नहीं, थोड़ा सा और सीरियस हो जाते हम। जो हम 80% चल रहे थे वो 85% हो जाते। और जो यूपी में हमारे 5 MP इन्होंने प्रशासन डीएम कमिश्नर की मदद से हरा दिए। और एक बात कहने पे मुझे संकोच नहीं कि वाराणसी से प्रधानमंत्री को 2-2.5 घंटे काउंटिंग रोक के जिताने की कोशिश की। अगर इस पर ये सफल ना होते,
निश्चित रूप से इनकी सरकार नहीं बनती दोस्त। आपने एक बात और बोली कि मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं उप मुख्यमंत्री हैं, तो अमित भाई मैं इनकी इस बात से भी इत्तेफाक नहीं रखता। मेरे 2022 के बाद मेरे प्रदेश में फुल फ्लैश 3 मुख्यमंत्री हैं जिनको 25-25 जिले दिए गए। उप मुख्यमंत्री तब कहना इन्हें उचित होता अगर योगी जी इनके जिलों में हस्तक्षेप कर सकते थे। योगी जी के जो 25 जिले थे उसमें केशव मौर्य जी हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, पाठक जी के में मौर्य जी हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, तो नाम उप मुख्यमंत्री था, लेकिन ये फुल फ्लैश 25 जिलों के मुख्यमंत्री थे। इसी पे अमित शाह जी बड़े खुश होते थे कि देखिए मैंने एक मठाधीश की ताकत को कम कर दिया। और याद रखिएगा, राजनीतिक पार्टी के हैं, मैं योगी जी को उनकी बातों से पसंद ना करूं, लेकिन क्योंकि सनातन धर्म में हूं, पंडित आदमी हूं, एक मठाधीश है, गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, साधारण रहते हैं, इन्होंने अमित शाह जी ने उनके संग धोखेबाजी, उनको सही तरह से सरकार ना चलने देने के कारण 22 से 24% उत्तर प्रदेश की जनता इसलिए भी नाराज है। और जब 20 से 22% जनता इनसे नाराज है कि यार ये तो सनातन धर्म की सरकार कहते थे, और एक सनातनी जो पूजा पाठ में मस्त रहता है, ये उसको तो चलने ही नहीं देते। इसका मतलब मुंह में राम बगल में ईंटे, मिलके राम तो उनको पीटे। ये इस तरह के चरित्र के लोग हैं। अभी अमरदीप भाई को शर्म नहीं आ रही थी। अमरदीप भाई बोले तो मैं व्यक्तिगत नहीं हूं, अमरदीप भाई इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये बीजेपी के एक पर्दा लेके आए हुए हैं। अमरदीप भाई को शर्म नहीं आ रही थी कि उनका वो पीडीए का मुकाबला करेंगे, अब और जीतेंगे, प्रचंड बहुमत से आएगी सरकार। अब आपकी प्रचंड बहुमत तो नहीं होगा, खंड बहुमत हो जाएगा, देख लेना। मैं अमित भाई इस बात पे दावा, तारीख समय सनद रहे कि जब 27 में चुनाव रहेगा मुझे याद दिलाना। संजीव जी मैं आ रहा हूं। राज भाई वो दोस्ती वाली बात तो बता दीजिए, इलेक्शन जीत जाए, वो मित्र वाली बात की इनसाइड स्टोरी क्या है? आप तो फौजी आदमी है, वो मित्र वाली बात की इनसाइड स्टोरी क्या है? अंदर वाली बात वो तो आपने मिस ही कर दी। वो जो मित्र बोला बीजेपी में एक और बात मैं बताता। हाँ वो उसी का इंतजार कर रहा था। जब मैं बोल ऐसा है, ये जो किसी भी काम में ये बजट अलॉट करते हैं, जब बजट अलॉट करते हैं तो वो पन्ना प्रमुख तक को ध्यान में रखते हैं। अमरदीप भाई कह दे मुझे कि इलेक्शन में पन्ना प्रमुख को 5-5, 6-6 हजार नहीं बांटा जाता, कह दे, वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा। तो ये लोग ऐसे हैं भाई, देश में मेरे जैसे साधारण इंसान के बच्चे को पन्ना प्रमुख बनाते। अगर वाकई हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की जनता को, बच्चों को आप उन्नति कराना चाहते हो तो बनाओ पन्ना प्रमुख अपने मंत्री के बेटे की, जिला पंचायत अध्यक्ष के बेटे की, सभासद के बेटे की, और जिला पंचायत सदस्य के बेटे की पन्ना प्रमुख। ठीक है राज भाई बहुत वक्त है। पूरे मंत्री, अरे बाकी लोगों को भी, पूरे उत्तर प्रदेश के मंत्री अपने बच्चों को कांवड़ यात्रा लेने भेजें। ठीक है राज शर्मा जी, मैं संजीव कौशिक के पास जा रहा हूं। ठीक है संजीव जी, चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार, मैं आंकड़ों की बात आपसे करूंगा। 21% दलित आबादी उत्तर प्रदेश में है और 26 जिला अध्यक्ष जो नियुक्त किए बीजेपी ने वो ओबीसी से आते हैं। क्या समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला बीजेपी के लिए एक कड़ी चुनौती है? पहला सवाल। दूसरा, केशव प्रसाद मौर्य को संगठन में भेजकर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे, ये वाला भी तो रास्ता बिल्कुल क्लीन हो गया है। ये दो काम एक साथ हो गए, एक तीर से दो निशाने सधे हैं। संजीव कौशिक, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही सर, बताएं। देखिए, पिछले 8 सालों से उत्तर प्रदेश की सत्ता को संभाल रहे हैं मुख्यमंत्री जी के लिए निश्चित बड़ी मुश्किल घड़ी है, और मुश्किल घड़ी इसलिए हम कह रहे हैं का कारण तो बदल ही गया है, कहने में कोई बुरे नहीं। केंद्र और उत्तर प्रदेश, मतलब कि दिल्ली दरबार और लखनऊ दरबार, दोनों को इस बात की चिंता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में उनसे ओबीसी वर्ग नीचे खसका है, उसकी भरपाई कहां से हो, और उसकी भरपाई कहां से हो, उसी की एक कवायद की कड़ी हम इसको समझ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि 2017 में जिस समय केशव प्रसाद मौर्य थे प्रदेश अध्यक्ष थे, बहुत शानदार उन्होंने काम किया था, सबको जोड़ा था, तकरीबन 350 के आसपास में सबसे शानदार उनका प्रदर्शन कहा जाएगा। उसके बाद में भूपेंद्र चौधरी आए, अपेक्षाकृत जो मिलना चाहिए था रिपोर्ट, वो नहीं मिला, रिपोर्ट का, हाँ वो नहीं मिला निश्चित तौर पे।
और आज के वक्त में पिछले 3 दिनों में 3 कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात करना निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में कुछ ना कुछ तो पक रहा है जी। राजनाथ सिंह से मिलना, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात हुई और अमित शाह जी से मुलाकात मिलना और अमित शाह जी का वरदान प्राप्त केशव प्रसाद मौर्य को। ये मत एक बात की वो कहते हैं कि मित्र के जैसे हैं। मंच पर योगी जी के सामने केशव प्रसाद मौर्य का पीठ थपथपाने के लिए यदि अमित शाह जी मेरे मित्र यदि शब्द से संबोधित करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसके मायने बहुत है। और मायने बहुत सिर्फ इतने ही नहीं है, मायने ये है कि ये 3 दिनों में 3 मुलाकातों में 3 कुर्सियां इधर उधर होने वाली है। केंद्र में भी अध्यक्ष पद, उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष पद, और केशव प्रसाद मौर्य जब मजबूत होंगे निश्चित तौर पे योगी जी के लिए एक परेशानी का सबब भी बनेगा ये, क्योंकि सब जानते हैं कि ये वही केशव प्रसाद मौर्य है जो डंकी किशोर पे कहते हैं कि सत्ता से संगठन बड़ा होता है। ये बात कहे अपने पार्टी में रहते हुए निश्चित तौर पे वो संगठन में रह के काम करने वाला व्यक्ति और काम के साथ साथ नतीजा देने वाला व्यक्ति, यदि ये रिजल्ट ओरिएंटेड पॉलिटिशियन, इज अ रिजल्ट ओरिएंटेड पॉलिटिशियन, राइट, तो निश्चित तौर पे उस व्यक्ति को जब तरक्की मिलेगी योगी जी के लिए एक परेशानी का कारण तो बनेगा निश्चित तौर पे। रिपोर्ट कार्ड ठीक है, हम सब जानते हैं कि केंद्र जो चाहेगा, जिस तरह से पर्ची निकालेगा, जिसके नाम क्या निकालेगा वो स्टेट में उसी तरह से एस्टेब्लिश होगा, लेकिन योगी जी की एक अलग रहा है, एक अलग तरीके से अपनी मजबूती को पेश करने की कोशिश करते हैं। प्लीज पीसीआर संजीव जी का ऑडियो ठीक करिए। अमरदीप त्रिपाठी, देखिए बहुत ये मसला बहुत गंभीर है, जैसा कि संजीव कौशिक कह रहे हैं बतौर पत्रकार कि देखिए वो रिजल्ट ओरिएंटेड पॉलिटिशियन हैं, आनंदीबेन पटेल से मिलते हैं, अमित शाह उनको अपना मित्र कहते हैं, उनकी पीठ थपथपाते हैं, फिर वो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में उनसे पूछा जाता है कि भाई ये मुलाकात किस वजह से हुई, तो वो कह रहे आने वाले चुनावों को लेकर मंत्रणा हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश में दलित और ओबीसी वोट बैंक बहुत बड़ी मात्रा में, करीब 40-45% वोट बैंक है, जिस पर समाजवादी पार्टी का भी फोकस है। पीडीए को साथ लाने की पीछे का मकसद यही था, क्योंकि दलित, पिछड़ा और ओबीसी के बिना उत्तर प्रदेश में चुनाव निर्णायक नहीं हो सकते। सवर्णों के वोट से सिर्फ काम नहीं होने वाला है। और इससे पहले के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ा डेंट लगा था। 17 में जिस तरह की जीत मिली, जिस तरह का प्रचंड बहुमत मिला, उसके मुकाबले बहुत कमतर था जो पिछला विधानसभा हो गया है। लेकिन क्या ये योगी आदित्यनाथ के पॉलिटिकल करियर के लिए भी ये सब प्रबंध किए जा रहे हैं, या फिर सिर्फ वजह यही है कि भाई एक ऐसा लीडर चाहिए जो ओबीसी को, एसटी एससी को और दलितों को एकजुट कर सके विधानसभा चुनावों से पहले? सिर्फ कवायद इतनी ही है, या योगी आदित्यनाथ के लिए रास्ता साफ करने की भी इसके अंदर स्ट्रैटेजी प्लान हुई है, जैसा कि संजीव कह रहे हैं? अमरदीप, संजीव जी क्या बात समझने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी अपना कार्य कर रहे थे और केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो ओपन स्टेटमेंट दिया था कि संगठन सत्ता से बड़ा है, निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी कहती है और सबको समझना चाहिए। सत्ता में आए कैसे? संगठन मजबूत हमारा हुआ, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जब 2016 में मजबूत हुआ तो 2017 में हमको कुर्सी मिली, तभी सत्ता में आ पाए, फिर 22 में आ गए आ पाए। और हमारा संगठन मजबूत रहेगा। संगठन को और तेज गति देने के लिए अगर केशव प्रसाद मौर्य जी का जो नेतृत्व करने की क्षमता है, जो बैलेंसिंग राजनीति करने की जो क्षमता है, जो ओबीसी को, पिछड़े दलित लोगों को जोड़ने की उनकी जो क्षमता है, रणनीति है, संगठन में बहुत लंबे समय तक उन्होंने काम किया है, उनके पास बहुत अच्छा अनुभव है और उनकी एक्सेप्टेंस भी बहुत अच्छी है। जिस प्रकार से एक तरफ जो है समाजवादी पार्टी ढपोल संघ की तरह जो है पीडीए का नारा दे रही है, जबकि समाजवादी पार्टी के सरकार में सबसे ज्यादा दलित ओबीसी समाज के लोगों का शोषण हुआ। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में पिछले 8 साल में जिस प्रकार से पिछड़े दलित समाज के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाकर भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है, उसमें केशव प्रसाद मौर्य जी का बहुत बड़ा योगदान है। और अगर गृह मंत्री जी उनकी पीठ थपथपाते हैं, मित्र कहते हैं, तो इसमें आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। हम सभी एक संगठन में कार्य करते हैं, एक पार्टी में कार्य करते हैं। अगर राहुल गांधी के मित्र जो है और भाई हो सकते हैं अखिलेश यादव, तो अमित शाह जी के जो है मित्र क्यों नहीं हो सकते केशव प्रसाद मौर्य जी? ये सिंपल सी बात है। और प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, निश्चित रूप से हमारा संगठन मजबूत होगा और 2027 तो फिर 2017 की तरह दोहराएंगे और उससे भी मजबूती से दोहराएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है।
ठीक है यश भारती, मैं आपके पास आ रहा हूँ। यूपी में करीब 43% दलित और ओबीसी आबादी है और अखिलेश यादव की जो स्ट्रैटेजी रही है पिछले काफ़ी वक्त से कि वो एमवाई समीकरण से थोड़ा सा डेविएट होकर अब पीडीए के समीकरण पर काम कर रहे हैं। और 2017 में जिस तरह से बीजेपी जीत कर आई, ज़्यादा सीटों पर बेहतर प्रदर्शन था, उसके बाद एक दूसरा जो पॉलिटिशियन है वो प्रदेश की कमान संभालता है, लेकिन संतुष्टजनक परिणाम नहीं आ पाते हैं। इस बार पीडीए वाले मसले को लेकर बीजेपी बहुत ज़्यादा फर्म है, क्योंकि 40-45% वोट बैंक है दलित और पिछड़ों को मिला लें तो। ये क्या अब पीडीए की काट निकालने के लिए पूरी स्ट्रैटेजी बनाई गई है, या आपको लगता है कि अखिलेश यादव ने अपने पॉलिटिकल टैक्टिक्स से या अपने पॉलिटिकल जो अरेंजमेंट से उन्होंने ऐसा कर लिया है कि पीडीए में सेंधमारी बीजेपी के लिए मुश्किल है विधानसभा चुनाव में? यश भारती, मैं ये समझना चाहता हूं, क्या पीडीए से ही पिछली बार जब केशव प्रसाद मौर्य जी थे उसके बाद जब उनको हटाया तो 2 बार से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं क्या वो पीडीए से नहीं है? लेकिन आप मुखौटा बना देंगे, जैसा एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए गोविंदाचार्य जी ने कहा था कि ये प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी ये तो मुखौटा है, असली चेहरा तो आरएसएस है जो अंदर से काम करता है। तो ये मुखौटों से या पर्ची वाले मुख्यमंत्री जैसे मोहन यादव जी को बना दिया मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और दूसरी जगह पे, तो ये पर्ची वाले मुख्यमंत्रियों को तो आपने पर्ची की ताकत दे के रखी है कि केवल पर्ची खोलो और जो पर्ची में लिखा है उसको बोलो। तो मैंने जब पूर्व में कहा, भाजपा प्रवक्ता नेता ने वो बात कही नहीं कि नंद कुमार नंदी जी जो लिख करके शिकायत कर रहे हैं कि मेरी अधिकारी सुन नहीं रहे। बांदा के जिला पंचायत अध्यक्ष कह रहे हैं कि द्विवेदी जी जो सदर से बांदा के विधायक हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, फर्जी हस्ताक्षर से योजनाएं चला रहे हैं। और भी तमाम, चाहे वो अपना दल के नेता हो, चाहे अभी जैसे जयंत चौधरी जी ने बात कह दी है नेम प्लेट वाली पे, जिसपे बड़ी राजनीति भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की कर रही थी। ना इनकी कार्यशैली से इनके सहयोगी संतुष्ट हैं, ना स्वयं भारतीय जनता पार्टी के लोग सहयोग संतुष्ट हैं। केवल प्रदेश अध्यक्ष बनाने और बदलने से अगर फर्क पड़ता होता तो 17 में केशव प्रसाद मौर्य जी अध्यक्ष थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था। लेकिन केवल और केवल मखौटे की तरह इस्तेमाल करेंगे और दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दी जाएगी और काम आरएसएस करेगा अपनी योजनाओं के माध्यम से, अपने तरीकों के माध्यम से। कोई बदलाव नहीं है, वही योजना है, केवल पैकेजिंग बदलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी डब्बे का डब्बा बदलती रहती है, एक डब्बे के ऊपर दूसरा डब्बा लगा देती है। इनसे पूछिए कि आखिर इतना डिले हुआ क्या, क्यों? उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। इतनी देरी क्यों? क्या संगठन में लोग सुन नहीं रहे हैं या अंदरूनी बहुत झगड़ा है? अमरदीप त्रिपाठी जवाब दीजिए। चुनने में और प्रदेश अध्यक्ष चुनने में इतनी देरी लग रही है इनको, अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रदेशों में और अलग अलग देश में। अमरदीप जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल जवाब दे। अमित भाई देखिए, देरी है, देर आते हैं लेकिन दुरुस्त आते हैं। हम लोग अफरा तफरी में कोई ऐसा निर्णय नहीं लेते हैं और संगठन का ये निर्णय है सोच समझ के, मंथन करके, चिंतन करके, सबकी बात सुन के, सबका समर्थन लेके निर्णय लिया जाता है। और अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी ने कहा कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री, कम से कम बड़ा धन्यवाद आपको देना चाहता हूं, आपने इस बात को स्वीकारा कि कम से कम पर्ची निकाल कर यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाता है। पैदाइशी कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है समाजवादी पार्टी की तरह या जो है अन्य विरोधी दलों की तरह जो विपक्ष में बैठे हुए हैं कि पैदाइशी हुए, अगर मुख्यमंत्री का बेटा है तो मुख्यमंत्री होगा। यहाँ हमारे यहाँ तो कम से कम देने में अगर सक्षम नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोग, और तो कम से कम अनर्गल बयानी जनता ने चुना, श्रद्धाई नेताजी को जनता ने चुना। श्रद्धाई नेताजी पैदाइशी मुख्यमंत्री नहीं हुए, पैदाइशी मुख्यमंत्री नहीं हुए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव में उतरती है, चुनाव जीतने के लिए उतरती है और ग्राउंड लेवल पर काम करती है निरंतर, जो हमारे कार्यकर्ता कार्य करते हैं। और केशव प्रसाद मौर्य जी संगठन में इतने लंबे समय तक उन्होंने कार्य किया है, आरएसएस के भी साथ बहुत लंबा उनका अनुभव रहा है, तो उन्हें पता है किस तरीके से चाहे पन्ना प्रमुख हो और चाहे कोई बड़ा नेता हो, सबका संतुलन बनाकर प्रदेश में 2027 में सत्ता को लाना है और उत्तर प्रदेश के विकास को और तेजी गति से बढ़ाना है। ठीक है, हाँ यश भारती, उसके बाद मैं जाऊंगा राज शर्मा के। अमित भाई, कहीं कोई जवाब मिला आपको? कोई जवाब नहीं। और मैंने कहा
मुखौटे वाली बात। और आखिरी में आते आते भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बोल दिया कि हाँ ये मुखौटा है, उनका आरएसएस का अनुभव है। आ गई ना मुखौटे वाली बात। भाजपा का कोई लेना देना नहीं। अगर केशव प्रसाद मौर्य की बात करेंगे तो उनका विश्व हिंदू परिषद आरएसएस में काम करने का बड़ा अनुभव है, लेकिन भाजपा का अनुभव नहीं है। वो भाजपा के कार्यकर्ता थे कब से, पूछिए इनसे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो विश्व हिंदू परिषद का काम करते थे। तो ये जो चीजें हैं, ये मुखौटे वाली, ये जनता को धोखा देने वाला काम करते हैं। मैंने पूछा कि केशव प्रसाद मौर्य जी अगर इतने अच्छे हैं तो उनके विभाग की कोई एक बड़ी उपलब्धि बता दीजिए कि मंत्री रहते हुए इस 9 साल में उन्होंने ये मील का पत्थर साबित किया, इसीलिए संगठन में भी कोई बहुत मील का पत्थर वाला काम करके दिखाएंगे। पूछिए उनसे कोई एक काम केशव प्रसाद मौर्य का। मैं कह रहा हूं बिना गूगल किए इनसे केशव प्रसाद मौर्य जी का विभाग पूछ लीजिए, विभाग नहीं बता पाएंगे कि उनके पास विभाग कौन सा है। काम तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, राज शर्मा के पास जाना। राज शर्मा जी, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। मित्र बताने के पीछे का आशय क्या है, पहले वो जवाब दीजिए, फिर मैं सवाल पूछता हूं। वो आपने डक कर दिया राज भाई। देखो मैं बता रहा हूं। हाँ। मित्र बताने का क्या है, इनको कोई भी जो समाज के लिए नेतागिरी करता हो, अपने समाज को भला करता हो, और जो ज्यादा सनातन धर्म के लिए सोचे, इन्हें कोई भी नेता पसंद नहीं। सिर्फ योगी जी को नीचा दिखाना होता है, इन्हें योगी जी को नीचा दिखाना है बात। और एक और बात, जैसे पर्ची वाले मुख्यमंत्री की बात चली, भाई ये कभी भी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना चाहते। कहावत है इनके बारे में, मिनिस्टर नहीं, ये ऑफिस अकाउंट अफसर बनाते हैं कि पैसा कमाओ हमें भेजो। ये उस नेता को कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना चाहते जिसका समाज में, जिसको सनातन धर्म थोड़ा मानता भी। ये कमजोर व्यक्ति को बनाना चाहते, कमजोर व्यक्ति। मैं सही बता रहा हूं आपको। तो अमित भाई, ये सब बेकार की बातें हैं। पहली बात तो यह है कि अध्यक्ष किसी को बनाए, कोई बन जाए। मैं कह रहा अमित शाह जी आके बन जाए प्रदेश के अध्यक्ष, मोदी जी बन जाए प्रदेश के अध्यक्ष। अरे जो मेरे देश का प्रधानमंत्री है, 4 से 4.5 घंटे काउंटिंग रुका दे और डीएम साहब, कमिश्नर साहब ना हो, तो मुझे लगा 10, 20, 50, 60 हजार वोटों से हार जाते वो। तो अब जनता को, बेसिकली जनता को रियलिटी पता चल गई है भारतीय जनता पार्टी की, कि ये कहती कुछ है, करती कुछ है। आप इनके प्रधानमंत्री की देख लीजिए, हमारे देश आधार का विरोध किया था, आधार लाए, डॉलर गिरता था, रुपया गिरता था तो प्रधानमंत्री की इज्जत घटती थी। आज पता नहीं क्या बात हो गया, इज्जत है या घटी नहीं, पता नहीं, मैं क्यों बोलूं ज्यादा, है ना। गैस का दाम 1 रुपए बढ़ जाता था, डीजल का दाम 62 पैसे बढ़ जाता था, ये अर्धनग्न होके घूमते थे। और आज देख लीजिए आप, पहले हमारी सरकारों में नैतिकता के आधार पे मंत्री हो, इवन चीफ मिनिस्टर तक, ये इस्तीफा देना पसंद करते थे, जरा सी उस पे, क्योंकि नैतिकता होती थी। ये तो साफ कहते हैं हमारे यहाँ इस्तीफे पे कोई विश्वास नहीं करता है। ठीक है, संजीव कौशिक के पास इसी तरह। और इनको, मौर्य जी को जो बनाने का चक्कर चल रहा है जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये योगी जी को खत्म करना चाहते हैं, उनका राजनीतिक कैरियर खत्म करना चाहते हैं। चलिए ठीक है। राज शर्मा, जो आप बात कर रहे हैं इसका एलेबोरेशन मैं संजीव जी से लूंगा। संजीव कौशिक, पहले तो राज जी का जो उन्होंने कहा उसका जवाब, फिर मैं अपना सवाल पूछूंगा। वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का पॉलिटिकल करियर किल करने के लिए ये सारी व्यवस्था की जा रही है। आपको भी ऐसा लगता है क्या संजीव जी? दो बातें हैं, राजनीति करने वाले दोनों संभावनाओं को ध्यान में रख करके सोचते और देखते हैं। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश चाहे राज्य के दृष्टिकोण से देखे तब या केंद्र सरकार में अपनी भूमिका को ध्यान में रखते हुए यदि देखे तो जी बोलिए, आवाज आ रही है संजीव जी, आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि दोनों कंडीशन में उत्तर प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण है। तो केंद्र की जो राजनीति करने की शैली है वो जातिगत समीकरण और पिछड़ों ओबीसी के समीकरण को ध्यान में रखते हुए उसको मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। और योगी जी के बारे में भी जानते हैं कि एक कट्टर हिंदुत्व के तौर पर उनका चेहरा मुखर रहा है, उनकी अपनी एक कार्यशैली है, काम करने की एक शैली है। लेकिन सच बात यह है कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने घेरा है, जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने पीडीए का राग अलापा है, निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा वर्ग योगी जी के हाथ से खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि लोगों को इस बात का एहसास हुआ है कि ये हिंदुत्व का अम्ब्रेला जो है केवल इलेक्शन के समय में भारतीय जनता पार्टी खोलती है, बाकी दिनों में ये अम्ब्रेला मूड के ऐसे ही रखा हुआ रहता है और ये किसी काम का नहीं रहता है। तो ये जो मैसेज
विपक्षी पार्टियों ने लोगों के बीच में देने का प्रयास किया है और उसमें उसको सफलता भी मिली है। तो कहने में ये कोई गुरेज नहीं है कि एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी से आज विमुख होता हुआ दिखाई दे रहा है, और उस विमुख हुए वर्ग को यदि कोई ला पाने वाला है, अपने तरफ खींचने वाला है, तो केशव प्रसाद मौर्य उसमें बेहद महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। और उन्होंने चूंकि वो जांचे परखे एक बेहतर तरीके से काम करने वाले अपने आप को साबित किया है और रिजल्ट भी उन्होंने दिया है, उस परिस्थिति में केशव प्रसाद यदि उनको मौका मिलता है तो जाहिर सी बात है कि वो मजबूत होंगे। और उस मजबूती के आधार पर हमें ये बात माननी पड़ेगी कि उत्तर प्रदेश के राजनीति में दो केंद्र बिंदु अलग अलग तरीके से मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। ये टकराहट पहले भी थी, आने वाले दिनों में भी ये टकराहट रहेगी। तो ये हिंदुत्व बनाम ओबीसी की जो टकराहट है, क्या सचमुच में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेगी, या विपक्ष इसको खानों में बांट करके जिस तरह से विपक्ष लोगों के बीच में आईने की तरह दिखाने कर रही है, उसमें सफलता विपक्ष को मिलती है। ये बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प होगा। निश्चित तौर पे जो केशव प्रसाद मौर्य की ताजपोशी की बात हो रही है, ये हम लोग 100% क्लियर नहीं है अभी, क्योंकि आशंकाओं और बातचीत के आधार पर जो सूचनाएं मिल रही है उसके आधार पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। सचमुच में उन्हें उत्तर प्रदेश में कोई भूमिका दी जा रही है या दिल्ली में दी जा रही है, हम लोग को पता नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण भूमिका की तरफ उनका कदम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है संजीव, एक सवाल मेरा ये भी है, अगर केशव प्रसाद मौर्य संगठन में जाते हैं और प्रदेश की कमान रहती है योगी आदित्यनाथ के पास, तो इसमें बुराई क्या है? वो संगठन को मजबूत कर रहे हैं, ये कैडर को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन जो राज शर्मा ने बात उठाई है वो कह रहे हैं कि ये योगी आदित्यनाथ के पॉलिटिकल करियर को खत्म करने, उसको डेंट लगाने की ये प्रक्रिया है। क्या आपको लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य संगठन में अगर बड़े पद पर जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ की जो पॉलिटिक्स है या उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो खत्म हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि संगठन में कोई गया है और प्रदेश में कोई सीएम है तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। संजीव कौशिक, ऐसा है क्या? जरा समझाइए बात की। इसी को ध्यान में रख करके मैंने कहा कि एक तरफ जहां हिंदुत्व के बहुत मजबूत चेहरे के तौर पर योगी जी को जाना जाता है, योगी जी भारतीय जनता पार्टी में पहले ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पे उनको हम देखते हैं जो केंद्र के नीतियों और केंद्र की बातों पर भी वो आंख दिखा देने वाले लोगों में से है। वो कई बार, एक बार नहीं कई बार केंद्र सरकार से टकराहट खुलेआम उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उनके अंदर जो ताकत है, योगी जी की ताकत, कोई उनको हाशिए पे ढकेलने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। हमें कहने में बिल्कुल लाग लपट नहीं है। लेकिन केंद्र की राजनीति जो है वो निश्चित तौर पे जो पीडीए की नीति लेकर के विपक्षी पार्टी चल रही है उस पर एक नजर तो है ही, लेकिन इतना आसान भी नहीं होगा कि योगी जी को उत्तर प्रदेश में दरकिनार करके कोई और जाके पद पे आसीन हो जाए। एग्जैक्टली यही मुझे समझना था। यश भारती, दो तीन चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी के चुनाव के लिहाज से। एक तो पीडीए और जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो पीडीए का वोट बैंक है बहुत इंटैक्ट है समाजवादी पार्टी के पास। जो अभी तक जो पॉलिटिकल पंडित भी कहते हैं, डेटा भी यही कहता है कि जो यादव वोट हैं, मुस्लिम वोटर्स हैं, वो इंटैक्ट है समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन अखिलेश यादव 2017 में भी यही नैरेटिव, यही नैरेशन लेके आप चुनाव में गए थे, और उस वक्त भी जो दलित, पिछड़ा और यादव थे उसे साथ लाने की कोशिश अखिलेश यादव ने की, पुरजोर कोशिश की। लेकिन वो सेटिंग, वो समीकरण ठीक से बैठ नहीं पाए क्योंकि उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य थे उत्तर प्रदेश में। वो फिर से आ रहे हैं। आपको लगता है कि जो अभी नैरेटिव आप चला रहे हैं यादवों के खिलाफ, कहीं पर अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो बहुत मुखर होकर अखिलेश यादव बोलते हैं, हालांकि जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो मुसलमान है, उसे लेकर थोड़ा सा सॉफ्ट हुए हैं अखिलेश यादव? यश भारती। अमित भाई, जो बात आपने कही कि केशव प्रसाद मौर्य जी उस समय थे, मैं पहले कह चुका, मैं दोबारा कह देता हूं। केशव प्रसाद मौर्य जी को और पीडीए समाज को यह भ्रमित किया गया था कि मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को बनाएंगे क्योंकि उनके नेतृत्व में प्रचंड बहुमत मिला है। इस बात को स्वीकार करने में हमें कोई दिक्कत नहीं जी, लेकिन इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार नहीं किया। और काठ की हांडी बार बार तो नहीं चढ़ेगी ना, समाज बार बार धोखा तो नहीं खाएगा। केशव प्रसाद मौर्य जी को खुद उनकी विधानसभा में समाज ने, जनता ने स्वीकार कर लिया। एक बार नहीं किया, दो बार किया। जब वो लोकसभा की सीट छोड़ के गए तब उपचुनाव में, और अब जब दोबारा विधानसभा चुनाव हुआ तब उसमें तो सीधे तौर पे उनको हराया सिराथू की जनता ने। तो अब वो चीजें नहीं होने वाली। भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल चुकी है कि चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी आ जाए या पीडीए का कोई भी और व्यक्ति आ जाए, जिस तरीके से लोकसभा के समय भी पीडीए के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना के रखा था इन्होंने जी, लेकिन जहां हक अधिकार देने की बात आएगी, जहां प्रतिनिधित्व देने की बारी आएगी, वहां ये लोगों को जोड़ेंगे नहीं। वहां ये खलनायक के रूप में यादवों को बनाएंगे,
खलनायक बनाएंगे पीडीए को, और हर उस पीड़ित को खलनायक बनाएंगे जो न्याय मांगेगा। आज तक ये नहीं बता पाए केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए कि कौन सी उन्होंने ऐसी विकास की योजना चलाई है जो 9 साल से वो उप मुख्यमंत्री हैं, और ये मील का पत्थर साबित कर दिया उन्होंने कि जो प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वो अब ये बताएंगे कि मैंने मुख्यमंत्री मंडल में रहते हुए योगी जी के साथ में डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकारों में ये मेरी उपलब्धि रही, जो मैं अब संगठन में बहुत कुछ करने जा रहा हूं। ठीक है यश भारती, मैं अमरदीप के पास जा रहा हूं। अमरदीप, मुझे ये बताइए, यश भारती जो तर्क दे रहे हैं, जो संजीव कौशिक ने तर्क दिया कि इनको मुख्यमंत्री ना बनाकर केशव प्रसाद मौर्य को बतौर मुख्यमंत्री ताजपोशी ना कर एक बहुत बड़ा डैमेज हुआ है ओबीसी और दलित वोट बैंक के साथ, वो ठगा महसूस कर रहे हैं, और क्या अब फिर से प्रदेश की कमान सौंप कर ये डैमेज कंट्रोल क्या पूरा हो पाएगा, आपको लगता है? देखिए अमित भाई, बिल्कुल डैमेज कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा डैमेज हुआ ही नहीं, तो हमको डैमेज कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोग एक भ्रम का जो है मिशन चला रहे हैं लोकसभा चुनाव के पहले से, और हद तक लोकसभा चुनाव में ये लोग भ्रम के जो मिशन लेकर चल रहे थे, जनता को भ्रम करने का भ्रमित करने का कार्य कर रहे थे, झूठ बोलने का जो परोसने का कार्य किया, उसमें थोड़ा सा ये लोग सफल भी हुए। उत्तर प्रदेश में इनकी सीटें थोड़ा ज्यादा आई, लेकिन आज उस झूठ को उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई कि ये वही लोग हैं जो पीडीए का नारा लेंगे, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो पिछड़े समाज, दलित समाज, ओबीसी समाज जो भी है और अल्पसंख्यक समाज को भी कटवाने का कार्य करते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी समझ रही है। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में पिछले 8 साल में किस प्रकार से विकास की नीतियां हुई है, और जिस प्रकार से सभी समाज, सभी धर्म के लोगों को लेकर चलने का कार्य हुआ। आज उत्तर प्रदेश में अगर कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं होता है तो वो योगी आदित्यनाथ जी की देन है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये जनता भूल नहीं सकती है। इनके कार्यकाल को भी याद रखी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को भी याद रखी है। रही बात समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी के पास में एक अच्छा मिशन लेकर जो चल रहे हैं, कभी कहते हैं कि योगी जी का कैरियर खत्म हो जाएगा, कभी ये कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जी को निकाल रहे हैं। तो अब ये लगातार निरंतर किसी न किसी नेता को पकड़ के कभी आदरणीय ब्रजेश पाठक जी के पीछे पड़ जाते हैं। तो ये भी जो है उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि इनके पास में कोई सकारात्मक डिस्कशन करने का मुद्दा नहीं है, क्योंकि इनके पास आज कोई ऐसा मुद्दा हमने छोड़ा नहीं है कि ये उस मुद्दे पर डिबेट करे, क्योंकि जो भी इन्होंने कार्य किया था उससे जो है 10 टाइम हम लोगों ने बेहतर काम करने का कार्य किया, 20 टाइम बेहतर काम करने का कार्य किया। चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे विकास की, चौमुखी विकास की बात हो, सारे दिशा में हमने कार्य किया। अब इनके पास मुद्दा नहीं है, तो किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता को पकड़िए और उसके पीछे लग जाइए, भ्रम फैलाइए कि भारतीय जनता पार्टी का वाला नेता भाग रहा है, उसका कैरियर खत्म हो रहा है। तो मुझे लगता है इसमें कोई तथ्यात्मक बात नहीं है। ठीक है, ये छोड़ के अगर समाजवादी पार्टी के लोग ग्राउंड लेवल पर उतर कर क्षेत्र में काम करे तो शायद इनको 2027 में बेहतर परिणाम मिले, ऐसा मेरा सुझाव है। ठीक है यश भारती, अब जवाब दीजिए, उसके बाद मैं संजीव जी के पास जाऊंगा। एक सवाल है उनसे, मैं समझना चाह रहा हूँ। जी यश भारती प्लीज। देखिए, मैंने शुरुआत की थी, भारतीय जनता पार्टी किसी को भी अध्यक्ष बनाए, किसी को मुख्यमंत्री बनाए, उपाध्यक्ष बनाए, लेकिन उपलब्धि तो बताएं जनता को। जो ये बार बार कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, मैं लगातार पूछ रहा हूं, मैंने विभाग पूछा था, विभाग नहीं बता पाए भारतीय जनता पार्टी के साथी। मैंने उपलब्धि पूछी, 9 साल की कोई उपलब्धि बता दें, तो जनता को क्या बता देंगे आप? प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए केशव प्रसाद मौर्य जी को, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? हम तो सवाल वो पूछ रहे हैं जो आपने धोखा जनता को दिया कि केशव प्रसाद मौर्य जी अब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, वो धोखा क्यों देते हैं जनता को, और विकास के नाम पे विनाश आप देते हो। अब तो सवाल वो पूछ रहे हैं, लेकिन बार बार समाजवादी पार्टी का सवाल, विषय आपने भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा की चुनावी प्रक्रिया रखा, हम उस तक केंद्रित हैं, लेकिन जवाब नहीं दे रहे हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है, मैं संजीव कौशिक के पास जा रहा हूँ। संजीव, मुझे एक बात बताइए, ये जो पूरा नैरेटिव, पूरी आइटनरी चेंज हो रही है, अखिलेश यादव ने भी अपना पॉलिटिकल जो एजेंडा है वो चेंज किया है, कांग्रेस भी चेंज कर, राहुल गांधी भी अलग अलग मंचों पर जाकर नैरेटिव बदले दिखाई दे रहे हैं सभी पॉलिटिकल पार्टियों के। क्या ये सवाल गलत है पूछना कि उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का मसला कमज़ोर पड़ा है, इसीलिए SC ST OBC को साधने की कोशिश में बीजेपी लग गई है?
क्या ये सवाल वाजिब है, सही है पूछना? संजीव कौशिक। इसके कारण ये है कि सवाल वाजिब है और नजर गड़ाए रखती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इस बार लोकसभा में जो आशातीत सफलताएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पे एक पर काटने वाली जो बात कही जाती है, हिंदी भाषी प्रदेश में यदि सबसे ज्यादा कहीं डैमेज हुआ तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी डैमेज हुआ। पिछले विधानसभा चुनाव में, उसके पहले वाले विधानसभा चुनाव की अपेक्षा उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को आशातीत सफलता नहीं मिली। ओबीसी के वो सारे वोटर उनके साथ बहुत बेहतरीन तरीके से जो जुड़े थे वो छिटकते हुए नजर आए। तो एक सवाल तो बनता है कि जिसने बहुत ज्यादा मेहनत की उसको क्या सचमुच में आपने उचित प्रतिनिधित्व का मौका दिया, उसको उसका शेयर दिया, उसको काम करने का मौका दिया? क्या उसको उस लायक आपने छोड़ा कि वो दोबारा जाए लोगों के बीच? क्या हिंदुत्व कमजोर हुआ यूपी में? संजीव कौशिक, क्या हिंदुत्व का एजेंडा, ये मुद्दा कमजोर हुआ है? और इसी बात को विपक्षी पार्टियों ने पकड़ लिया है कि एक बार आपको मौका मिला, आपको हाशिए पे धकेल दिया गया। किसी और को ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की ये नीति या रीति बहुत अच्छी है कि कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन आखिर बना किस तरीके से? बना तो पुरजी के तरीके से ही बना ना, आप चिट्स के तरीके से बनाया आपने। तो वो क्या आम सहमति की बात थी? उस सहमति पे उस समय वो खरे उतरते थे। निश्चित तौर पर जब सत्ता मिल जाती है तो आप मजबूत हो जाते हैं, लेकिन वो वर्ग, जिस वर्ग ने बड़े उम्मीदों के साथ केशव प्रसाद मौर्य के साथ जुड़ के वोट दिया था, उसके मन में आज भी ये मलाल है और उसी मलाल को कुरेद के विपक्षी पार्टियां सामने रख रही हैं और उसी से घबराए हुए भारतीय जनता पार्टी 24/7 चुनाव के मोड में रहती है। वो अपना चाक चौकन्ना रहती है और मुझे लगता है कि राजनीति में कोई बुरी बात भी नहीं है। तो वो अपने उन कमियों को दुरुस्त करने के लिए अभी से ही वो कमर कस रही है और उसी का नतीजा है कि वो लगातार इस पर नजर गड़ाए हुए है। इस कमी को मजबूत कैसे किया जाए, दूरगामी परिणाम क्या होंगे। लेकिन इसी बीच में यह बात बिल्कुल सही है कि जब दो ध्रुव मजबूत होंगे किसी एक ही स्टेट में, और खास करके वो व्यक्ति मजबूत होगा जो कहता हो कि सत्ता से बड़ा संगठन है, संगठन में वापस उसको जाने की जिम्मेदारी दी जाती हुई दिखाई दे रही है, तो ये दोनों ध्रुव आपस में टकराहट निश्चित रूप से पैदा करेंगे। इस टकराहट को कैसे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इसको संभाल पाते हैं, ये बहुत बड़ी संजीव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? संजीव कौशिक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? संजीव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? संजीव कौशिक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? संजीव, कैन यू हियर मी? प्लीज संजीव का फोन दोबारा पैच करिए, शायद आवाज माने जा रही है। राज शर्मा के पास में। राज भाई, ये बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर बहुत सारे चुनाव जीत कर आई है, बहुत सारे प्रदेशों में बहुमत मिला, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे वो हम मध्य प्रदेश की बात करें, हम राजस्थान की बात करें, और दक्षिण भारत के भी कई राज्यों में जहां पर बीजेपी ने अपनी किस्मत आजमाई, कर्नाटक जैसे राज्यों में भी हिंदुत्व के मसले को लेकर बीजेपी खड़ी थी, हालांकि वहां पर सफलता नहीं मिली। क्या अब ये हिंदुत्व वाला जो एजेंडा है बहुत पुराना हो गया, घिस गया, राम मंदिर बन चुका है, क्या अब ये एजेंडा बीजेपी के लिए काम नहीं करने वाला है चुनावों में? आपको क्या लगता है राज भाई? इसमें तो दो राय नहीं कि हिंदुत्व वाले एजेंडे से ही सरकार में आए, लेकिन क्या होता है ना, एक एजेंडा जीवन भर कभी नहीं चलता जी। लोगों को देखिए, मैं ही अपने घर में सबसे बड़ा हूं, अगर मैं ही 10 घंटे पूजा करूंगा तो अपने बच्चों को पालूंगा कैसे? हर चीज का एक दरमियान है, समय है जी। अब लोग ये चाहते हैं कि हमें रोजगार मिले, महिलाओं की सुरक्षा हो, किसानों की आय बढ़े, आप ये मुद्दे हैं मेन मुद्दे। अब जैसे बताइए, ये मुद्दा नहीं होगा भाई कि आप स्कूल तो बंद कर दे रहे हो, शराब की दुकानें ज्यादा कर दे रहे हो, और देश में पहली बार हुआ जहां पे 50-52 बच्चे अपने स्कूल को बचाने के लिए कोर्ट में जाएं और हार जाएं। बहुत बड़ी बात है, ये सरकार को आगे बढ़ के जाना चाहिए था। नहीं राज भाई, वो व्यवस्था अलग है, वो विषय अलग है, विषय अलग है। मैं ये सब मुद्दे बनेंगे ना। अच्छा, ये सब इलेक्शन के मुद्दे बनेंगे जी जी। अब सरकार को ये जान गई जनता हमारी कि ये सरकार सिर्फ धर्म की बात करती है, सनातनों की बात करती है, और मैं दावे के संग कहता हूं कि जितना सनातन धर्म को इस सरकार से नुकसान है, किसी से, आप बताइए कितने सनातनों को नौकरी मिल रही है, कितने सनातनों को लोन मिल रहा? तो अभी सनातनियों को नौकरी देने लगेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो पक्षपात कर रहे हैं, सनातनियों को लोन दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, ये भी तो गलत होगा ना? लाला अमित भाई, ये तो ऐसा ही हो गया कि चाची की मेरी जैसे मूछें होती तो वो चाचा हो जाती, कि मुर्गी आई पहले या अंडा आया,
तो ये बात जवाब- जी, फिर कम तो से ये हो कम जाएगा भारतीय जनता फूट सुनिए पार्टी धर्म की बात राज भाई जवाब ले कर लेते रही हैं। है। अमरदीप इज विथ अस, ही इज फ्रॉम बीजेपी। जवाब ले लेते राज भाई, जवाब ले लेते हैं। अमरदीप त्रिपाठी प्लीज काइंडली आंसर हिम, जवाब दीजिए। शर्मा जी, कम से कम भारतीय जनता पार्टी आज धर्म के उत्थान उद्धार की बात तो कर रही है, सनातन की बात तो कर रही है। आपकी पार्टी तो राम को काल्पनिक बता देती है, भारत की संस्कृति टिक्का सभ्यता बता को दो। मिटाने की बात करती है, कहाँ लिखा सनातन को ही बता दो समाप्त करने में लग कि गई मेरी थी। पार्टी ने शर्मा जी, काल्पनिक आप तो कहा। फौजी आदमी है। शर्मा जी, अरे आप आप फौजी बता आदमी दो, है, कम से मैं कम जो झूठ नहीं है बोलूंगा, मरना कांग्रेस पकड़ूंगा। का जो है काल ओढ़िए, लेकिन कम से कम सच बोलिए। स्क्रिप्ट लिखकर जो लेकर आप आए हैं तत्वीन, आपसे बड़ा विनम्र मैं निवेदन तो है, कम देखता से ही कम नहीं आज हूं। भारतीय मेरे जनता पास सिलेबस भी नहीं पार्टी आता। अगर सनातन की बात कर रही है तो उस पर तो कम से कम पीठ थपथपा दीजिए हमारा। राज भाई जवाब दीजिए। अरे मैं तो एक बात कह रहा, मैं आपने सनातन धर्म को कितना नुकसान पहुंचाया ये ओपन सब लोग जानते हैं, और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, मुझे झूठ बोलने की अमित भाई जरूरत नहीं है। जब विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता मेरे सामने बैठे हो और ठीक मेरे है। पास कोई सिलेबस नहीं आता, बाई गॉड, राम की कसम, संतोषी माता की कसम, हर हर महादेव की कसम, मेरे पास कोई एक व्हाट्सएप नहीं आता। मैं रॉ मटेरियल हूं, मैं अपने देश की आत्मा हूं। चलिए ठीक है अगर राज मेरी भाई, पार्टी का कोई गलत हो रहा होगा, मेरा जननायक नहीं झूठ बोलता, अरे मेरी पार्टी का नेता झूठ नहीं बोलता भाई। चलिए ठीक बताइए, है, आप कह उसमें दो नहीं कि पढ़ते हैं, राम उसमें की नहीं नहीं पढ़ते झूठ हैं। बोलते। लेट्स नॉट गो इनटू दैट, लेट्स नॉट गो टुवर्ड्स दैट जोन, कौन सच बोलता है कौन झूठ बोलता है। आखिरी 1 मिनट बचा है मेरे पास, मैं संजीव जी के पास जा रहा हूं। संजीव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है संजीव जी, आप सुन पा रहे हैं? प्लीज जवाब दीजिए। बिल्कुल आवाज आ रही है आप। ठीक है संजीव जी, क्लोजिंग है डिबेट में, आपसे क्लोजिंग कमेंट चाहता हूं। जो व्यवस्था बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है, आपके लिहाज से 2027 के विधानसभा चुनाव में ये फायदा देगा या बैकफायर करेगा? 1 मिनट के अंदर सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि ये सनातन धार्मिक ध्रुवीकरण और हिंदुत्व की छतरी के नीचे ये पीडीए ध्वस्त हो जाए और पीडीए वापस आ जाए। कोशिश भारतीय जनता पार्टी की यही है। अब कितनी सफलता मिलती है भारतीय जनता पार्टी को ये हम नहीं जानते, लेकिन एक कोशिश तो कर रही है कि जो समीकरण ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है उस समीकरण को मजबूत किया जाए, और विपक्षी पार्टियां लगातार इसी दोनों को अलग अलग खानों में जो है वो फिट करने का प्रयास कर रही है और लोगों को बताने का प्रयास कर रही है कि ये सनातन की छतरी केवल इलेक्शन के वक्त खुलती है, बाकी पीडीए अलग है और धार्मिक ध्रुवीकरण और सनातन अलग है। तो इसको वो लोगों के बीच में ले जाने का प्रयास कर रही है। अब कितना सफल विपक्षी पार्टियां होती हैं और उसको समेत पार्टी में कितना भारतीय जनता पार्टी होती है, ये अहम सवाल रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरदीप त्रिपाठी, यश भारती जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राज शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में आने के लिए, संजीव कौशिक वरिष्ठ पत्रकार थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, यूपी की सियासत जाति के बिना नहीं हो सकती, और अगर जातियां आएंगी तो धर्म भी आएंगे, और धर्म अगर आएगा तो मुद्दा भी आएगा। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।